शहर की चमक दमक पीछे छूट चुकी थी। रात के ठीक 8 बज चुके थे। एक पुरानी जर्जर बस जंगल के कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। बस की हालत ऐसी थी मानो वह हर मोड़ पर जवाब देने वाली हो। चारों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच फंसकर रह जाती थी। रास्ता सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। बस के बाहर सिर्फ जंगल की आवाजें थीं, कभी उल्लू की डरावनी हूंट तो कभी दूर कहीं भेड़ियों की खींची हुई आवाज जो सीधे दिल के अंदर तक उतर जाती थी। बस के अंदर सन्नाटा था। इंजन की खड़खड़ाहट उस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। हर झटके के साथ ऐसा लगता था जैसे बस नहीं बल्कि तीनों दोस्तों का धैर्य टूट रहा हो। अनिकेत, विकास और नितिन पीछे की सीट पर बैठे थे। तीनों शहर के रिसर्च लैब में काम करते थे, लेकिन इस वक्त उनका विज्ञान भी इस अंधेरे जंगल के आगे छोटा लग रहा था। नितिन की बात पर बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। बस की खिड़कियां हवा के साथ कांपने लगी, जंगल जैसे और पास आ गया हो। यार, ये बस चल रही है या रेंग रही है? हंसी मत कर भाई, इस जंगल में कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुन रहा है, ये आवाजें इंसानों की नहीं लगती। नितिन की बात पर बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। बस की खिड़कियां हवा के साथ कांपने लगी, जंगल जैसे और पास आ गया हो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अनिकेत, तुझे सच में नहीं लग रहा कि ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान है? अनिकेत ने खिड़की से बाहर देखा। घने पेड़ों के बीच अंधेरा इतना गहरा था कि उसे ऐसा लगा मानो जंगल उन्हें घूर रहा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नेटवर्क भी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो किसी को फोन भी नहीं कर पाएंगे। बस आगे बढ़ती रही। हर मीटर के साथ जंगल और खामोश होता गया, जैसे रास्ता उन्हें चेतावनी दे रहा है कि आगे जो है वह इंसानों की समझ से बाहर है। तीनों दोस्तों को उस पल यह एहसास नहीं था कि यह सफर उन्हें सिर्फ पथिकपुर गांव तक नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहां जिंदा और मरे हुए के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। बस धीरे धीरे जंगल के और भीतर घुसती जा रही थी। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ हो चुका था। हर गड्ढे पर बस ऐसे उछलती जैसे अब भी पलट जाएगी। अचानक एक तेज झटका लगा। बस एक बार जोर से हिली और फिर रुक गई। इंजन की आवाज कुछ सेकंड तक कराती रही, फिर पूरी तरह खामोश हो गई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि तीनों को अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। जंगल की आवाजें अब और पास लग रही थीं। उल्लू की हूंट अब डराने लगी थी और भेड़ियों की आवाज जैसे किसी भूखे इंतजार का संकेत हो। ड्राइवर ने थकी हुई आंखों से तीनों की तरफ देखा। ड्राइवर बस से नीचे उतरा। जैसे ही उसने जंगल की जमीन पर पैर रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने माथे पर हाथ मार लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? बस का पहिया पंचर हो गया है और हवा पूरी तरह बैठ गई है। ड्राइवर की आवाज सुनकर अनिकेत, विकास और नितिन तीनों बेचैन हो गए। वे भी बस से नीचे उतर आए। जंगल की मिट्टी से एक अजीब सी गंध आ रही थी, गीली, सड़ी हुई और ठंडी। चारों तरफ अंधेरा था। बस की लाइट के बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाई साहब, बस क्यों रोक दी? आपको पता नहीं ये जंगल कितना डरावना है? इतनी रात को यही जगह मिली थी बस रोकने के लिए? सुन रहे हो, किसी के चिल्लाने जैसी आवाज आ रही है। मैंने बस जानबूझकर नहीं रोकी, टायर की हवा निकल गई है। अब इस सुनसान जंगल में कोई मैकेनिक तो मिलने वाला नहीं। ड्राइवर की बात सुनते ही तीनों दोस्तों के चेहरों पर पसीना आ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जंगल का सन्नाटा अब और भारी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उन्हें चुपचाप देख रहा हो। अनिकेत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और अंधेरा। उसी पल धुंध के बीच कहीं से हल्की रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। अनिकेत ने उस दिशा में देखा। धुंध के बीच एक लालटेन की लौ कांप रही थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जंगल जैसे अपनी सांस रोककर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। अनिकेत, क्या तुमने भी वो रोशनी देखी? जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था।
अनिकेत, विकास और नितिन डर से कांप रहे थे। उनकी सांसें तेज और असमंजस में थीं। अचानक धुंध के बीच से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे पास आई और चारों ने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन ली खड़ा है। उसके कदम जमीन को छूते हुए भी कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे वह हवा में चल रहा हो। बूढ़े की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी लालटेन से बाहर झलकती रोशनी जंगल के अंधेरे को चीर रही थी। जंगल की डरावनी आवाजें अचानक थम गईं, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। बूढ़ा धीरे धीरे तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ा। उसके आने की गति इतनी शांत थी कि तीनों डर के मारे कुछ बोल न सके। साहब, इस जंगल में रात बिताना मौत के गले लगने जैसा है। यहाँ की हवाओं में पहरा है। अगर गांव जाना है तो मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें जंगल के छोटे रास्ते से पथिकपुर की सरहद तक छोड़ दूंगा। अनिकेत, क्या ये आदमी सच में हमारी मदद कर सकता है? ये बूढ़ा बहुत तेज चल रहा है और उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही। हमारे पीछे कोई नहीं है ना? लालटेन की रोशनी में हमारी परछाई तो बन रही है, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं है। कुछ तो अजीब है। तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर समझने की कोशिश करने लगे। ड्राइवर ने बस में ही रुकना ठीक समझा, लेकिन अनिकेत, विकास और नितिन बूढ़े के पीछे चलते हुए जंगल की घनी झाड़ियों में उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और डरावना लगता गया। पेड़ उनके चारों ओर साये की तरह खड़े थे। झाड़ियां जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। अचानक विकास को लगा कि कोई उसका पैर खींच रहा है। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज जंगल में खो गई। नितिन ने अनिकेत से फुसफुसाते हुए कहा, अनिकेत, मुझे जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह बूढ़ा बहुत तेज चल रहा है और उसकी परछाई क्यों नहीं दिख रही हमें। अनिकेत ने ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। लालटेन की हल्की रोशनी में बूढ़े की चाल साधारण लग रही थी, लेकिन किसी भी पल उसने अपनी गति बढ़ा दी। तीनों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे जंगल खुद बदल रहा हो। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, रास्ता उलझता जा रहा था। जंगल की दूरियों में अचानक एक तेज चीख गूंजी। हवा में एक झोंका आया और तीनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। जब वे उठे तो देखा कि बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी लालटेन एक पेड़ की टहनी पर लटकी थी। धीरे धीरे हवा में हिलती हुई रोशनी फैल रही थी। वो बूढ़ा हमें जंगल के बीच में छोड़कर कहाँ चला गया? अब हम कहाँ जाएं? पथिकपुर गांव कैसे पहुंचेंगे? देखो, जहां हम आए थे वहां अब सिर्फ कटीली झाड़ियां हैं। पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। रास्ता गायब हो गया है। हमारे पास बस एक ही रास्ता है। देखो, वहां रोशनी दिख रही है। चलो उस तरफ चलते हैं। तीनों दोस्त अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कपड़े खींच रही हो और उनके कानों में फुसफुसाहट हो रही हो। जंगल की घनी झाड़ियों के पार वे धीरे धीरे बाहर की खुली जगह की ओर पहुंचे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, वे पथिकपुर गांव के पुराने मंदिर के पास खड़े थे। जैसे ही अनिकेत, विकास और नितिन मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें पथिकपुर गांव की गलियों का सन्नाटा महसूस हुआ। वहां की धुंध और वीरानपन ने उनके डर को और बढ़ा दिया। पुराने मंदिर के चारों ओर टूटी फूटी दीवारें, जंग लगी लोहे की झरोखियां और समय की मार खा चुकी छतें, सभी कुछ रहस्यमय और भयावह लग रही थी। गांव की गलियों में उनकी कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। हर मोड़ पर वे सोच रहे थे कि अचानक कोई प्रकट हो जाएगा। कुछ दूर जाने पर उनकी नजर एक पुराने घर पर पड़ी, जहां आग की मध्यम रोशनी में 4 लोग खामोश बैठे थे। आग की लौ से उनके चेहरे डरावने और अजीब लग रहे थे। तीनों दोस्त घबराते हुए आग के पास गए। हवा में ठंडक थी, लेकिन आग की रोशनी ने उनके डर को थोड़ी राहत दी। नमस्ते चाचा, हम लोग शहर से पथिकपुर गांव पर रिसर्च करने आए हैं, लेकिन जंगल में हमारी बस खराब हो गई। इसी वजह से हम वहां से चलकर यहाँ तक पहुँचे। क्या हमें यहाँ रात बिताने के लिए कोई जगह मिल सकती है? क्यों नहीं बेटा, तुम लोग इस बात की कोई चिंता मत करो। तुम तीनों आज मेरे घर में रुक सकते हो।
इस पथिकपुर की धरती पर जो एक बार आता है वो यहाँ का मेहमान बन जाता है। मेरा घर पास ही है, तुम तीनों आज रात वहीं रुक जाओ। बेटा, तुम लोग शहर से आए हो ना? इस पथिकपुर गांव की रातें बहुत लंबी होती हैं। तुम लोग यहाँ संभल कर रहना। शहर के नौजवानों, आज रात पथिकपुर गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही है। लगता है आज रात कुछ नया होने वाला है। उसका घूरना मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हमें देखकर वो हमारे इरादों को परख रहा हो। मोहनलाल ने तीनों दोस्तों को अपने घर की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में मंदिर की टूटी दीवारें, वीरान गलियां और पेड़ों की खामोशी तीनों दोस्तों के डर को बढ़ा रही थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। मोहनलाल काका धीरे धीरे उन्हें घर तक ले गए। घर पुराने समय की हवेली जैसा था। दीवारों पर उकरी हुई प्लास्टर की परतें और फर्श पर पुराना कालिक जमा था। जैसे ही वे अंदर गए, गीता माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी आंखों में नरमी थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। बेटा, ये मेरी पत्नी है, गीता। गीता, देखो शहर से मेहमान आए हैं, इनके खाने और सोने का इंतजाम कर दो। ठीक है जी, आप इन शहर के मेहमानों को बाहर के कमरे में ले जाकर बिठा दीजिए। मैं अभी ताजी रोटियां और साग लेकर आती हूँ। बेचारे शहर के बच्चे हैं, इतनी दूर से आए हैं, भूख तो लगी ही होगी। मोहनलाल तीनों दोस्तों को एक प्राचीन कमरे में ले आया। कमरे की छत ऊंची थी और दीवारों पर जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। जैसे ही तीनों कमरे में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। कुछ ही देर में गीता माँ गरम गरम खाना लेकर आईं। तीनों दोस्तों ने भूख के मारे बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए विकास की नजर सामने वाली दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी धूल भरी तस्वीर पर पड़ी। तीनों की सांसें थम गईं। अरे अनिकेत, नितिन, दाहिनी दीवार को देखो, वहां धूल से भरी पुरानी तस्वीर टंगी है, जिसमें जो लोग खड़े हैं वे बिल्कुल मोहनलाल काका, हंसराम, दयानंद, विक्रम और गीता माँ के जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर कम से कम 60-70 साल पुरानी लगती है। ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग आज भी वैसे ही दिख रहे हैं? भाई विकास, तो क्यों आधी रात में दिमाग चाट रहा है? गांव में अक्सर लोग अपने पूर्वजों की तरह दिखते हैं। चुपचाप खाना खा और सोने की तैयारी कर, सुबह हमें जल्दी निकलना है। रात के करीब 12 बज रहे थे। कमरे में अजीब ठंडक फैल रही थी। जैसे ही तीनों दोस्तों ने महसूस किया, उनकी हड्डियां कांपने लगीं। बाहर की हवा भी जैसे जीवित हो उठी थी। खिड़कियों से हल्की धुंध अंदर फैल रही थी और एक सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कानों में अपने ही सांसों की आवाज डरावनी लग रही थी। भूख और थकान के बाद भी तीनों की नींद दूर थी। हर चीज जैसे धीमे धुंधले साए में बदल रही थी। फर्श पर उनके पैर रखते ही आवाज गूंज रही थी, मानो पूरा घर उनके डर को महसूस कर रहा हो। तभी विकास ने अचानक कुछ सुना। दीवार के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज बिल्कुल गीता माँ जैसी लग रही थी, मानो कोई गहरे दुख में रो रहा हो। अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दीवार की पुरानी खिड़की के पास गया। वो झांक कर देखता है। बगल वाले कमरे में उसका डर और भी बढ़ गया। कमरे में गीता माँ और मोहनलाल जमीन पर बैठकर विलाप कर रहे थे। उनके शरीर से नीला धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे उनकी खाल पिघलने लगी। तीनों दोस्तों के सामने यह दृश्य इतना भयावह था कि वे स्तब्ध रह गए। विकास, नितिन, भागो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। ये लोग इंसान नहीं हैं, ये रूहें हैं। मैंने अपनी आंखों से उनका शरीर गलते हुए देखा है। हम मौत के जाल में फंस गए हैं। अनिकेत, ये कैसे संभव है? ये तो इंसान नहीं लग रहे, ये रूहें हैं। हमको भी अब भागना होगा। तीनों पागलों की तरह गांव की वीरान गलियों में भागे, लेकिन जैसे ही वे चौक पर पहुंचे, वही हंसराम और दयानंद सामने थे। वे अभी भी आग के पास बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने और धुंधले पड़ चुके थे। तीनों दोस्तों के पैर जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वे बिना पीछे मुड़े उसी पुराने और टूटे फूटे मंदिर की तरफ भागे। तभी पीछे से मोहनलाल की आवाज आई, जिसमें रूहानी दर्द छुपा हुआ था। ठहरो बच्चों, डरो मत। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते।
हम तो वे बदनसीब रूहें हैं जो 50 सालों से इस पथिकपुर गांव में कैद हैं। हम तुम्हें उस असली शैतान से बचाना चाहते हैं जो जंगल में तुम्हें मिला था। झूठ मत बोलो, तुम सब छलावे हो। उस तस्वीर में तुम सब मरे हुए दिख रहे हो। फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? हमें जाने दो। बेटा, 50 साल पहले महामारी ने इस गांव को खत्म कर दिया था। तब से हमारी रूहें इस गांव में भटक रही हैं। लेकिन गांव की सीमा पर एक दुष्ट साया रहता है जो हर मुसाफिर को मारकर उसकी रूह को गुलाम बना लेता है। वो बूढ़ा जो लालटेन लेकर तुम्हें यहां लाया था, वही वो शैतान है। काका, अगर वो शैतान है तो उसने हमें मारा क्यों नहीं? वो अब कहाँ है? वो मंदिर की दहलीज पार नहीं कर सकता। वो बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, सरहद की ओर। तीनों ने गांव की सरहद की तरफ देखा। वहां वही बूढ़ा लालटेन वाला आदमी खड़ा था। अब उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो चुकी थीं। मोहनलाल ने अपनी बची कुची शक्ति लगाकर उसे वहीं रोक दिया। अनिकेत, विकास और नितिन मंदिर के पास एक कोने में दुबके रह गए। बाहर का मंजर डरावना था। शैतान मंदिर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहनलाल और बाकी ग्रामीण उसे रोक रहे थे। काका, आप लोग अपनी रूहों को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? हमें क्यों बचा रहे हैं? शायद यही हमारी मुक्ति का रास्ता है। आज तुम तीनों की जान बचाकर हमें वो पुण्य मिला है जिसने हमारे मोक्ष के द्वार खोल दिए हैं। हम तुम्हें मरकर भी नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे रात ढलने लगी और आसमान में भोर की हल्की लालिमा फैलने लगी। वो भयानक शैतान जो पूरे रात मंदिर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, एक तेज चीख के साथ रात की तरह हवा में उड़ गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तीनों दोस्तों के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मोहनलाल, गीता, हंसराम, दयानंद और विक्रम, वे सभी धीरे धीरे उसी हवा में विलीन होने लगे। उनकी मुस्कान अब भी उनके चेहरों पर थी, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। पूरा गांव सुनहरी धुंध में लिपट गया। डरावना सन्नाटा अब सुकून भरी शांति में बदल गया। अनिकेत, विकास और नितिन अभी भी मंदिर के पास थे। वे देख रहे थे कि रूहें अपने मोक्ष की ओर जा रही थीं। तीनों के अंदर एक अद्भुत सुकून और हल्कापन महसूस हो रहा था। अब इन सब बातों का क्या फायदा? हमें जल्दी उस बस के पास जाना होगा जिससे हम यहाँ आए थे। हाँ, चलो, शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब देखकर लगता है कि अच्छाई की जीत हुई है। जो लोग अपने जीवन में दूसरों की रक्षा करते हैं, उनकी रूह कभी मरती नहीं। तीनों गांव की सीमा छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे झाड़ियों में से निकलकर बस के पास पहुंचे। वहां वही खटारा बस खड़ी थी। टायर जो पूरी तरह फटा हुआ था, अब अपने आप ठीक हो चुका था, जैसे किसी ने रातों रात नया टायर लगा दिया हो। तीनों ने राहत की सांस ली। जंगल के दरवाजे से बाहर निकलते ही उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया, जैसे अब डर और चिंता दोनों खत्म हो गई हों। देखो, वो तस्वीर जो हमने दीवार पर देखी थी, मोहनलाल काका और गीता माँ बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कल रात हमारे सामने थे। इसका मतलब महामारी कितनी भयानक रही होगी, जिसने हंसता खेलता गांव कब्रिस्तान बना दिया। हाँ नितिन, और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद भी उनके अंदर की इंसानियत नहीं मरी। वो शैतान जो लालटेन लेकर हमें मारने आया था, वो बुराई का प्रतीक था, और मोहनलाल काका अच्छाई का। आज अच्छाई की जीत हुई है और हमें एक नया जीवन मिला है। तीनों शहर पहुंचे। शहर की चमक धमक भरी सड़कों पर पहुंचते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। वे महसूस कर रहे थे कि वो सन्नाटा और रूहानी जुड़ाव अब भी उनके साथ है। अनिकेत ने पूछा, क्या हमें दुनिया को सच बताना चाहिए? क्या हमें वो फोटो और मिट्टी के नमूने दिखाने चाहिए? लोग शायद हमें पागल समझेंगे, या फिर उस गांव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। नहीं अनिकेत, विज्ञान सिर्फ उसी पर यकीन करता है जिसे वो देख सके या छू सके। हमने जो महसूस किया वो रूहें हैं। हम बस इतना लिखेंगे कि पथिकपुर अब सुरक्षित है, वहाँ कोई महामारी का अंश नहीं बचा है, ताकि वहाँ की रूहें अब किसी और मुसाफिर से परेशान ना हों। फिर तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद अनिकेत अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक हवा में वही मोगरे के फूलों की खुशबू आई जो गीता माँ के पास से आती थी।
उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है। लगता है मोहनलाल काका और गीता माँ स्वर्ग पहुंच गए हैं। उन्हें शांति मिल गई है। शुक्रिया भगवान कि आपने हमें उस रात पथिकपुर भेजा और इन नेक रूहों से मिलवाया। दिन, महीने और साल बीत गए। एक रात वही तीनों दोस्त विकास के घर में बैठे बातें कर रहे थे। अनिकेत, आज 5 साल हो गए उस रात को। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो वो खटारा बस और नीली आग साफ दिखाई देती है। क्या तुम्हें लगता है कि वहां अब कोई और गांव बसेगा? गांव बस जाएगा विकास, पर मोहनलाल काका जैसा मुखिया और गीता माँ जैसा दिल अब मिलना मुश्किल है। वो गांव अब सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, हमारी रूह का हिस्सा बन चुका है। मैंने उस रात की हर बात इस डायरी में लिखी है, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो अपने पोते पोतियों को बता सके कि डर के उस पार भी एक खूबसूरत और रूहानी सच्चाई होती है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है। अनिकेत को फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा तो दूर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। क्या वो विक्रम है? विक्रम धीरे धीरे उनके पास आ गया। भाइयों, घबराओ मत। मैं तो बस ये देखने आया था कि शहर की भीड़ में तुम हमें भूल तो नहीं गए। मोहनलाल काका और गीता माँ बहुत खुश हैं। वे हमेशा तुम्हारी तरक्की की दुआ करते हैं। विक्रम का वो धुंधला साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने उसे देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गौरव के आंसू थे। आज मुझे गर्व है कि मैं उस रात उस बस में था। अगर वो बस खराब नहीं होती तो मैं कभी असली मोहनलाल काका से नहीं मिल पाता और न गीता माँ के हाथों की वो ममता भरी रोटियां चख पाता। वो स्वाद दुनिया के किसी भी होटल में नहीं है। समय बीतता गया। तीनों दोस्त बूढ़े हो गए। अनिकेत अब बहुत बीमार था। उसके कमरे में हल्की रोशनी थी और उसके पास वही 2 दोस्त विकास और मितिन बैठे थे। वो सांस लेने में कमजोर था, पर उसकी आंखों में अभी भी वो जिजीविशा और यादों की चमक थी। वो अपने अंतिम समय में था, पर मन शांत और सुकून से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की और अपनी यादों में खो गया। वो याद कर रहा था पथिकपुर गांव की वीरान गलियों को, मोहनलाल काका और गीता माँ के हाथों की रोटियों का स्वाद, और वो रात जब तीनों ने मिलकर उस भयानक शैतान को हराया था। विकास, नितिन, मेरी राख पथिकपुर गांव के पुराने मंदिर के पास ही बिखेरी जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह अपने रक्षकों के पास ही रहे। अनिकेत, तुम्हारा यही अंतिम इच्छा है? हम पूरी तरह मानेंगे। हम तुम्हारी राख वहीं बिखेरेंगे जैसे तुम चाहते हो। हमें बहुत दुख हो रहा है, पर तुम्हारी रूह हमेशा हमारे साथ रहेगी। तुम्हारे बिना ये यात्रा अधूरी लगेगी दोस्त। अनिकेत ने अपने दोस्तों का हाथ थामा और आखिरी बार धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी सांसें धीमी होती गईं और अचानक एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। जैसे ही रोशनी पूरी तरह फैली, अनिकेत की रूह उसके शरीर को छोड़कर आसमान की ओर उठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से वही नौजवान लड़का बन गया था जो रिसर्च करने पथिकपुर जा रहा था। उसके आसपास हवा में हल्की खुशबू फैल गई, मोहनलाल काका और गीता माँ के आशीर्वाद की तरह। आ जाओ बेटा, बहुत लंबा इंतजार करवाया तुमने। अब हम सब साथ रहेंगे और इस जंगल से गुजरने वाले हर नेक इंसान की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे अनिकेत और सभी रक्षक उस रोशनी में विलीन हो गए। जंगल में अब कई रक्षक थे जो निस्वार्थ भाव से आने वाले मुसाफिरों की रक्षा करते हैं। पथिकपुर गांव की कहानी, खौफ, बलिदान और अमर प्रेम की दास्तान अब समय की किसी भी आंधी से मिट नहीं सकती। तीनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू गौरव और संतोष के थे। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती, साहस और नेक नियत ने पथिकपुर को एक नई सुरक्षा दी थी और अमर रूहों को मोक्ष। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में लिखना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही
और भी रोमांचक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।